नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। लोकसभा चुनाव में मोदी को मात देने के लिए मायावती और अखिलेश ने हाथ मिला लिया है। अब दोनों मिलकर चुनावी महाभारत में मोदी की मुश्किलें बढ़ाएंगे। बुआ बबुआ के बीच लगभग बात बन गई है। अब सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है, लेकिन इस गठबंधन में कांग्रेस कहीं नहीं है। माया अखिलेश की दोस्ती का दम लोकसभा में दिखेगा। अखिलेश ने बीजेपी पर करारा वार करते हुए कहा कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। वहीं बीजेपी ने माया अखिलेश गठबंधन को बेदम बताते हुए कहा कि गठबंधन में ना तो नेता है और ना ही नीयत है। शाह ने यह भी दावा किया कि अब यूपी में 73 नहीं बल्कि 74 सीटें जीतेंगे। सवाल है कि माया अखिलेश मिलकर बीजेपी को बेदम कर देंगे। क्या मोदी आरक्षण कार्ड से देंगे विरोधियों को मात? देखिए पहले रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। उत्तर प्रदेश की सियासत में नई इबारत लिखी जा रही है। शनिवार को मायावती और अखिलेश यादव लखनऊ में साझा प्रेस वार्ता करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश में महागठबंधन पर मोहर लग सकती है। दोनों नेता इस दौरान सीट बंटवारे का भी ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो जो फॉर्मूला तैयार हुआ उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी 35, बीएसपी 36 और राष्ट्रीय लोकदल 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं 4 सीट रिजर्व रखी जाएंगी, जिसमें पीस पार्टी और निषाद पार्टी को जगह मिल सकती है। इसके अलावा गठबंधन अमेठी और रायबरेली में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगा। देखा जाए तो 1993 में राम मंदिर आंदोलन पर सवार बीजेपी को हराने वाली मुलायम काशीराम की जोड़ी की तरह मोदी लहर पर सवार पार्टी को हराने के लिए अखिलेश मायावती की जोड़ी बन रही है। लेकिन 1993 से 2019 के बीच हालात काफी कुछ बदल गए हैं। ऐसे में माया अखिलेश के इस गठबंधन के लिए 25 साल पहले जैसे नतीजे दोहराना बड़ी चुनौती माना जा रहा है। दरअसल सपा बसपा ने 25 साल पहले जब हाथ मिलाया तो वो दौर मंडल का था, जिसने सूबे के ही नहीं बल्कि देश के पिछड़ों को एक छतरी के नीचे लाकर खड़ा कर दिया था। मुलायम सिंह यादव ओबीसी के बड़े नेता बनकर उभरे थे और राम मंदिर आंदोलन के चलते मुस्लिम मतदाता भी उनके साथ एकजुट था। इसके अलावा काशीराम भी दलित और ओबीसी जातियों के नेता बनकर उभरे थे। इसी का नतीजा था कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भी बीजेपी यूपी की सत्ता में वापसी नहीं कर पाई थी। हालांकि कह सकते हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में फर्क होता है। सपा और बीएसपी का वोट शेयर बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। इसका नजारा गोरखपुर और फूलपुर में हुए लोकसभा चुनाव में दिखा था। इस बार एक ही नारा होगा, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ इनका धोखा बोलता है। भाजपाइयों का धोखा बोलता है। कोई 15 लाख तो नहीं इंतजार कर रहा है। यूपी में भी सपा और कांग्रेस ने गठबंधन करा था, ऐसा ही माहौल था। हम अपने रास्ते पर अकेले गए, दृढ़ता के साथ गए, मोदी जी के नेतृत्व में गए। उत्तर प्रदेश के अंदर 325 सीट का प्रचंड विजय, यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं यूपी के संगठन से और यूपी की सरकार में बैठे हुए कार्यकर्ता से लगातार संपर्क में हूं। यूपी का भारतीय जनता पार्टी का यूनिट 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यूपी में 73 से 74 होगी, 72 होने की संभावना नहीं है। प्रदेश में इस समय 22% दलित वोटर हैं, जिनमें 14% जाटव शामिल हैं। ये बीएसपी का सबसे मजबूत वोट है, जबकि बाकी 8% दलित मतदाताओं में पासी, धोबी, खटीक, मुसहर, कोली, वाल्मीकि, गोंड, खरवार सहित 60 जातियां हैं। वहीं 45% के करीब ओबीसी मतदाता हैं। इनमें यादव 10%, कुर्मी 5%, मौर्य 5%, लोधी 4%, जाट 2%, बाकी 19% में गुर्जर, राजभर, बिंद, बिहार, मल्लाह, निषाद, चौरसिया, प्रजापति, लोहार, कहार, कुम्हार सहित 100 से ज्यादा उपजातियां हैं। 19% के करीब मुसलमान हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी को 39.6% वोट मिले तो सपा और बीएसपी को 22%। वहीं बात करें लोकसभा चुनाव 2014 की तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 42.6% वोट मिले थे। सपा को 22% और बीएसपी को 20% वोट मिले थे, लेकिन बीएसपी के खाते में एक भी सीट नहीं आई। हाल में बीजेपी यूपी में गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलितों को अपने साथ मिलाने में कामयाब रही। बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद सरकार में दलित और ओबीसी जातियों की हिस्सेदारी भी बनाया है।
साथ ही ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण को भी बीजेपी 3 कैटेगरी में बांटने की रणनीति पर काम कर रही है। साथ ही सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों को शिक्षा और रोजगार में 10% आरक्षण देने का प्रावधान करने वाले संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी मिलने के बाद माना जा रहा है कि हिंदी भाषी राज्यों में अग्रणी जाति के मतदाता बीजेपी के समर्थन में आएंगे। ऐसे में सपा बसपा गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन दलित और ओबीसी जातियों को अपने साथ जोड़ने की होगी। इन्हें साधे बिना बीजेपी को मात देना अखिलेश और मायावती के लिए टेढ़ी खीर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। तो तैयारी यहां पर हो गई है। सपा बसपा ने हाथ यहां पर मिला लिया है, कांग्रेस को थोड़ा सा यहां पर दूर रखा है। तो कांग्रेस को जाहिर तौर पर मायूसी होगी, लेकिन बीजेपी भी पूरी तरह से तैयार है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि अब अवसरवादी राजनीति का दौर शुरू हो गया है। गेस्ट हाउस कांड भी भुला दिया गया और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। 2019 में कितना असर इसका पड़ेगा? क्या सपा बसपा मिलकर कांग्रेस को दूर रखकर बीजेपी को रोक लेंगे, जैसा वो दावा कर रहे हैं? करेंगे चर्चा। कई मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपका उनसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ आज चर्चा में मौजूद हैं रतन सेन सिंह जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से। इरफान मलिक साहब हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हैं पीएल की तरफ से, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की तरफ से। हसीब सिद्दीकी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। और दुष्यंत कुमार जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मौजूद है और कुछ ही देर में बीजेपी से भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले सीधा सवाल दुष्यंत कुमार जी, मैं आप ही से पूछूंगा। आपको मायूसी हाथ लगी होगी आज, मतलब आपकी जो उम्मीदें थी कि उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा रास्ता, एक सबसे बड़ा गढ़ कहा जाता है कि अगर दिल्ली पर कब्जा करना है तो उत्तर प्रदेश को अपना बना लो, जीत आपकी खुद ब खुद हो जाएगी, लेकिन यहां पर आपको दूर कर दिया गया। कुछ मायूसी हाथ लगी होगी? नहीं, इसमें कोई मायूसी की बात नहीं है। कांग्रेस को हल्के में नहीं लेना चाहिए क्षेत्रीय पार्टियों को, और कांग्रेस नेशनल पार्टी है। अगर यही स्थिति रहेगी तो हम लोग अपना पूरा प्रदेश लड़ेंगे। पिछले बार यूपी 2 में भी हमारे 23 मेंबर पार्लियामेंट थे, तो कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें मायूसी की क्या बात है? उनको अपना अस्तित्व कुछ खतरे में नजर आ रहा होगा बड़ी पार्टी के साथ में, तो इसलिए उन्होंने। नहीं, बड़ी पार्टी के साथ में अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा होगा तो कांग्रेस भी तो बड़ी पार्टी है, और आप बोल रहे हैं हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसके बाद इतना दरकिनार करना कहां तक जाएगा? मैं भी आपसे अपनी पार्टी के बारे में ही कह रहा हूँ कि उनको अपना अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा होगा, इसलिए उन्होंने बड़ी पार्टी को थोड़ा इस तरह का बिहेव कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैं उन पे कोई बात ना कहते हुए मैं ये कहूंगा कि भाई कांग्रेस अपनी जगह मजबूत है और हमें कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। और अगर वो ऐसा सोच रहे हैं जो आपके माध्यम से मुझे मालूम पड़ रहा है तो गलत सोच रहा है। कांग्रेस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। नहीं, तो आप कांग्रेस की मजबूती को कैसे डिफाइन करेंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए, ऐसा है, पार्टियों का आना जाना लगा रहता है। मोदी जी ने नारा दिया था कि वही कांग्रेस मुक्त भारत। लोकतंत्र में ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए ना, 5 स्टेट में साफ हो गए। और यूपी अभी ज्यादा दूर की बात नहीं है, यूपी 2 में वहां से 23 सांसद थे, कोई बात ऐसी नहीं है। अब फिर इलेक्शन है 2019 में। लोगों की निगाह कांग्रेस के ऊपर है और लोग चाहते हैं कि केंद्र में कांग्रेस आए, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट बने, क्योंकि आजकल थोड़ा जो अलायंसेज हैं उनका मामला है, तो अलायंसेज में चलता है और लोगों ने कुछ ऐसा माहौल ही बनाया है कि सब लोग मिल के करें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी अगर बाय द वे ये एक प्रेशर टैक्टिस है तो उसमें कांग्रेस आने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को अगर हल्के में कोई लेता है तो उसकी गलतफहमी है। नहीं, ठीक है, लेकिन बीजेपी को अगर रोकना है तो क्या टुकड़ों में बंट के रोका जा सकता है? वो भी पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लेकिन मैं नहीं समझता। आप लोगों ने पहले कोशिश की थी ना कि विपक्ष एक होगा तभी सत्ता पक्ष को अलग किया जा सकता है। अब जब विपक्ष ही टुकड़ों में बंट जाएगा तो फिर राह आसान कहां से होगी? देखिए, आपने देखा होगा कि पार्टी की तरफ से खाली एक ही बयान हुआ कि भाई कांग्रेस को हल्के में न लें। अच्छा, दूसरे अगर मान लो छोटी पार्टियां या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राज्य स्तर की पार्टियां हैं, अगर उनको अपना अस्तित्व खतरे में लगता है और वो इससे अपने को मजबूत पाती हैं हमें अलग करके, तो करें ऐसा काम। लेकिन हाँ, एक चीज, अगर यूनाइट हो गए, मेरा व्यक्तिगत मत है कि अगर यूनाइट हो गए हम लोग लड़ते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन फिर भी अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो अकेले कुछ कर पाएंगे तो ऐसा मुझे संभव लगता नहीं है। ठीक है रतन सेन जी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अकेले आप कुछ कर लेंगे तो ऐसा लगता नहीं है। आपको भी साथ की यहाँ पर जरूरत थी, लेकिन आप लोग तो अति आत्मविश्वास में हैं। बीएसपी और सपा मिलकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देंगे, कांग्रेस के साथ की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऐसा आपको लगता है? देखिए हिमांशु जी, मैं इस मुद्दे पर अभी बोलने के पहले मैं सबसे पहले अभी जो आपने क्लिप दिखाया है, हाँ। जो ये झूठ का महाकुंभ भारतीय जनता पार्टी का आज आयोजित हुआ था, उसमें
दोनों बड़े नेताओं जो उनके प्रधानमंत्री महोदय और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने बहुत ही गर्वीले स्वर में जीत का जश्न मनाने के लिए अभी से कार्यकर्ताओं को बोल दिया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सावन के अंधेर को हमेशा हरा हरा नजर आता है। अमित शाह जी ने अभी देखिए आपके चैनल पे बोला है कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ था तब भी इन्होंने 325 सीटें जीत ली थी। शाह जी या तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ धोखे की बात कर रहे हैं या अपने राजनीति के साथ धोखा कर रहे हैं या मोदी जी से उनका भीतर से कुछ न कुछ खटपट हो गया है जिससे उन्हें मुगालते में रख करके बुरी तरह से हराना चाहते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी आज की तारीख में कितनी मजबूत है। और ये बात भी मैं मजबूती के साथ कहना चाहता हूं कि आज हमारे नेता ने जो बोला है कि भारतीय जनता पार्टी का धोखा बोलता है, लेकिन आज भी अखिलेश यादव जी का काम ही बोल रहा है। चाहे जो भी आयोजन आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य कराए गए हैं, चाहे वो एक्सप्रेस वे रहा हो, चाहे गोमती रिवर फ्रंट, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे काम। रतन जी आप नाम ले लीजिए, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि सब लोग जानते हैं कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत है, तो उसके बावजूद भी विधानसभा चुनाव में आपको किसी के सहारे की जरूरत पड़ी थी ना, तब तो आपने हाथ को थाम लिया था। अब आप बोल रहे हैं कि नहीं आप अकेले काफी हैं, फिर भी आप बोलते हैं कि नहीं चलिए आप इस बार बीएसपी का साथ यहाँ पर देख लेते हैं और उसके बाद देख लेंगे क्या होगा। तो ये तो एक्सपेरिमेंट वाली बात हो गई ना। हम देखिए हिमांशु जी, मैं आपकी बात को मैं गंभीरता से सुन रहा हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए उसमें शायद मोदी जी ने ये भी बोला है, जैसा कि आपने बताया कि गेस्ट हाउस कांड और सपा बसपा की दुश्मनी की चर्चा उन्होंने की और कहा कि इसके लिए तमाम लोग ऐसे लोग एक हो रहे हैं जिनका कोई मेल नहीं। मैं मोदी जी को कह रहा हूं कि जरा आईना देख करके देख लें कि आज तक पूरे भारतीय इतिहास में किसी के सामने से, मैंने इतिहास का जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि राणा प्रताप ने मान सिंह के सामने से थाली हटवा ली थी, उनके साथ बैठ करके भोजन नहीं किया था। बिहार में नीतीश कुमार ने मोदी जी के साथ यही कृत्य किया था। इतना अपमान होने के बावजूद किस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार का पल्ला पकड़ लिया, उस पर उन्हें शर्म नहीं, संकोच नहीं। और यहाँ पर दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ सारे समाज को लेकर के आगे बढ़ने वाले जो संभावित गठबंधन है उसका इतना बड़ा भय है कि वो लोग झूठ का महाकुंभ बना करके। रतन सेन जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी पार्टी की आप बता रहे हैं, दूसरी पार्टी की जरा अपने बारे में यहाँ पर बताइए ना। उत्तर प्रदेश में जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता कैसे आप लोगों पर विश्वास करे? पहले आप कांग्रेस के साथ में आते हैं, अब आप बीएसपी के साथ में आते हैं। पहले एक दूसरे को प्रतिद्वंदी मानते थे, एक दूसरे की बात बिल्कुल नहीं की जाती थी, लेकिन आप समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, तो आम जनता के मन में विश्वास कैसे पैदा करेंगे? देखिए, जब देश में तानाशाही और निरंकुशता आ जाएगी, जब देश में सीबीआई डायरेक्टर को बर्खास्त कर दिया जाएगा, जब देश में चुनाव आयोग पर अपना शिकंजा कसा जाएगा, जब देश में न्यायपालिका को अपनी जेब में रखने की साजिश रची जाएगी, तो अपने छोटे मोटे जो हमारे अपने अंतर्द्वंद होंगे, जो छोटे छोटे डिफरेंसेज होंगे हिमांशु जी, उन सबको दूर किया जाएगा और बड़े खतरे के खिलाफ छोटी छोटी जो हमारी चीजें उनको छोड़ करके हम लोग मोदी जी को निश्चित रूप से झोला उठाने के लिए विवश कर देंगे। चलिए ठीक है, इरफान मलिक साहब आपके पास आता हूं मैं। आपको क्या लगता है कि जो समीकरण बनते नजर आ रहे हैं इससे 2019 का मुकाबला बेहद रोमांचक होगा, और क्या ये समीकरण असर कर पाएगा, और आपका क्या स्टैंड है इस पर? देखिए हिमांशु जी, एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में बिना प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और बगैर शिवपाल सिंह यादव जी के कोई भी गठबंधन, महागठबंधन नहीं हो सकता है। और जहां तक बात रही भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की, तो भारतीय जनता पार्टी से हमेशा इतिहास साक्षी है इस बात का। जब जब शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में, माननीय नेताजी के नेतृत्व में शिवपाल सिंह यादव जी ने जब सारथी बने और रथ हाका, आप इससे पहले गवर्नमेंट उठाकर देख लीजिए, भाई अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत में सरकार बनाया गया। उससे पहले शिवपाल जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, नेताजी पूर्ण बहुमत में मुख्यमंत्री बने। और
अब जो स्थिति हो गई है समाजवादी पार्टी की, भाई अखिलेश यादव जी की, भाई अखिलेश यादव जी की, कि पिछली जो चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ, या अखिलेश जी के नेतृत्व में लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो परिणाम क्या आया आपने देखा। और इसके बाद जो अखिलेश जी अपने चंद लोग, ये जवानी है कुर्बान, अखिलेश भैया तेरे नाम करने वालों के चंगुल में जब से फंस गए, और उसके बाद ये समाजवादी पार्टी जिसको माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने अपने खून पसीने से बनाया था, वो समाजवादी पार्टी अब पतनशील समाजवादी पार्टी मुझे ये बताइए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बन गई। इरफान मलिक साहब, ठीक है, आप शिवपाल जी के गुणगान गाते रहिए, ये आपका कर्तव्य है, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का स्टैंड क्या है? क्या आप गठबंधन के साथ में आएंगे, या फिर आप लोग भी अपनी बात रखते हैं ना कि हाँ पीएम मोदी को रोकना है, बीजेपी की सरकार फिर से नहीं बनानी है, या फिर आप किसका साथ देंगे? एक चीज देश में स्पष्ट है कि बिना कांग्रेस के देश में कोई भी गठबंधन अगर जो आदमी वह करता है वो सिर्फ बेवकूफ बनाने की बात करता है जनता को, क्योंकि कांग्रेस के बगैर देश में कोई भी गठबंधन जो है वो पूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हटाया नहीं जा सकता। अच्छा, यानी जिस वक्त आपकी पार्टी अलग नहीं हुई थी उस वक्त कांग्रेस के साथ जो गठबंधन किया था सपा ने, उसके आप हक में पक्ष में खड़े हो रहे हैं, यानी वो सही था? जी नहीं। क्यों बताइए? उत्तर प्रदेश का चुनाव जो लोकल चुनाव जो प्रदेश का चुनाव था उसमें कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन देश के चुनाव में कांग्रेस बड़ी पार्टी है और बगैर कांग्रेस को लिए हुए, चलिए हम ये मान के चलें, सुनिए इरफान मलिक साहब, क्या हम लोग ये मान के चलें कि ठीक है सपा और बसपा ये कांग्रेस को पूछ नहीं रही है, बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है, तो ठीक है सपा बसपा आरएलडी ये साथ में हो गए और उसके बाद कांग्रेस आप जैसे दलों के साथ में मिलकर चुनाव लड़ेगी, ये मान के चले आप लोगों की बात चल रही है? देखिए ये इसका फैसला जो है हमारी जो उत्तर प्रदेश कार्य परिषद की अभी बैठक हुई है परसों, हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को इसका अधिकार सौंप दिया है। नहीं, लेकिन आप लोगों ने अपना सुझाव दिया होगा ना, अब वो आपके पास आएंगे, आप उनके पास जाएंगे, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए, साफ कर दीजिए। अब आपकी बातों से लग रहा है कि आप कांग्रेस के समर्थन में हैं, तो आप लोग पहल करेंगे? नहीं, कांग्रेस में ये सच्ची बात मैंने कहा है, और जहां तक कांग्रेस के समर्थन में इसके कांग्रेस साथ चुनाव, ये फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। हम लोगों ने पूरा अधिकार राष्ट्रीय नेतृत्व को दे दिया है। अच्छा, और वो जो फैसला करेंगे जो बेहतर करेंगे। ठीक है असीफ सिद्दीकी साहब, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। बुआ बबुआ अब यहाँ पर साथ हैं और बीजेपी से अब दो हाथ है, लेकिन आपको क्या लगता है कि माया अखिलेश के साथ आने से कांग्रेस उदास यहाँ पर नजर आ रही है, और क्या ये दोनों मिलकर बीजेपी को रोकने में सक्षम है? देखिए हिमांशु, ये तो बात जो आंकड़े बताते हो यही बताते हैं कि अगर ये दोनों पार्टियां मिल जाती हैं तो ये बहुत बड़ा एक फोर्स बनेगा। 2014 में जबकि पूरी वेव थी मोदी जी की, उस वक्त जो है केवल अंतर जो है इन दोनों पार्टियों का और जो है बीजेपी का मेरे ख्याल में 0.6 या 7% था, जो कोई बहुत बड़ा जो है अंतर नहीं था। अब तो परिस्थितियां बदल गई हैं, तो ये बहुत ही बड़ा फॉर्मेडेबल जो है एक गठबंधन होगा, इससे कोई इनकार नहीं किया जाता। अब जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी की, गठबंधन में है या नहीं है, यूपी में फैक्टर है या नहीं है, ये एक दो बड़े मुद्दे हैं। जैसा अभी इरफान साहब ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी है, जो आदमी वोट देने जाता है पार्लियामेंट के लिए तो सोचता है कि सरकार किसकी बने, कौन सरकार सही सरकार दे सकता है, और उसमें कांग्रेस पार्टी एक बड़ी प्लेयर जो है वो होगी, इससे कोई इनकार नहीं हो सकता। हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो ये गठबंधन हो रहा है इसमें कांग्रेस की भूमिका नहीं है? आप देखिए अभी तक अखिलेश ने और मायावती जी ने कांग्रेस के खिलाफ या कांग्रेस ने इन लोगों के खिलाफ कोई बड़ा तल्ख बयान नहीं दिया है। छोटी मोटी बातें कही हैं कि हमारा मंत्री नहीं बनाया, ये नहीं किया। नहीं, लेकिन अखिलेश जी जैसे पहले बोल चुके हैं कि कांग्रेस ने रास्ता साफ कर दिया है मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल की शपथ के दौरान, उसके बाद बोलते हैं कि नहीं भैया, अभी जो बात है रिसेंटली उन्होंने कहा कि नहीं, गठबंधन को लेकर कांग्रेस से हमारी कोई बात नहीं है। नहीं, छोटी मोटी टिप्पणियां की गई हैं, लेकिन कोई बहुत ही तर्क से कहते हैं हम जो है, कोई टिप्पणी जो है इन लोगों ने जो है कांग्रेस के खिलाफ नहीं की है, कांग्रेस ने इनके खिलाफ नहीं की है। नहीं, लेकिन अजीज सिद्दीकी जी एक बात आप देखिए, आपका विश्लेषण ज्यादा बखूबी है, आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा है, अनुभव भी अच्छा है। आप ये बताइए, जैसे कि बताया जा रहा है रायबरेली और अमेठी पर प्रत्याशी अपने नहीं उतार रही है, अगर ये सपा बसपा गठबंधन की बात की जाए तो ये लोग तो ऑलरेडी सिर्फ 2 ही सीट कांग्रेस को देने के विचार में है ना, कि हाँ भैया ये 2 सीट कांग्रेस की मजबूत है, इसके अलावा इनके बारे में नहीं सोचेंगे हम।
ना देखिए, जो खबरें आ रही हैं वो ये है, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी सीटों में चुनाव लड़ेगी। अब वो गठबंधन जो है सपा, ये तो विधानसभा चुनाव से पहले भी आ रही थी, गठबंधन होगा या लूज देखिए, दो स्थितियां होती हैं। एक ये होती है, एक ओपन गठबंधन होता है बहुत ही मजबूत, और एक ये होता है कि लूज गठबंधन होता है। ये हमारी सीटें मजबूत हैं, जहां हमने अपने जो है जो अच्छे उम्मीदवारों में खड़े कर दिए। ये सीटें हमारी कमजोर हैं, यहाँ पर लड़ तो रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, लेकिन यूं ही लड़ रहे हैं बेमन से, उम्मीदवार हमारा कमजोर है। तो ये रणनीति भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के जो शहरी क्षेत्र है, देखिए कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो शहरी क्षेत्र में जो है अपेक्षाकृत इन लोगों के ज्यादा है। तो ये हो सकता है, मैं आज भी आपको पहले भी कहा था, मैंने गिनवा सकता हूँ कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर स्ट्रांग जो है ना, मैं आपको सीटों को गिनवा सकता हूँ। तो ये नहीं कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जीरो है, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि जहां पर इनका जो है मुकाबला हो सपा बासपा से, वहां पर इनके लूज उम्मीदवार खड़े करें। सपा बासपा जहां पर लड़ रही है अच्छी स्थिति में, वहां पर उनके उम्मीदवार जो है कमजोर हो। तो ये तो रणनीति होती है पार्टी की अपनी अपनी, कि वो रणनीति क्या बनाती है। देखिए, आप इश्यूज जो है हम लोग हरा भी ये है कि हम लोग इश्यूज से जो है मुंह मोड़ लेते हैं। आज मेरा मानना ये है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा इशू जो है बीजेपी के खिलाफ वो है छुट्टा जानवरों का। पता नहीं आपको इसका अंदाजा है नहीं है कि छुट्टा जानवर जो हैं कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं बीजेपी को। गांव-गांव में रात भर लोग जाग रहे हैं, लाठियां लेके खड़े हुए हैं, टाट लेके खड़े हुए हैं। और ये जो है रबी की फसल कटेगी जाके मार्च में, और अप्रैल में चुनाव शुरू हो जाएगा आपका। तो उस वक्त तक कितना हार्म करेगी बीजेपी को। हमारे योगी जी तो कह रहे हैं कि हर जिले में जो है डीएम को आदेश दे दिए गए हैं, डीएम को आदेश दे दिए गए हैं। सरकार तो बताएगी कि हमने प्रयास किए हैं, डीएम को आदेश यहाँ पर दे दिए गए हैं कि गौशालाओं में छोड़कर आओ, और उसके बाद जो भी है उस पर जुर्माना भी लगाया जाए। आप नोएडा बैठे हैं, आप चले जाइए आसपास जिलों में पश्चिम के, और देख लीजिए कि वस्तु स्थिति क्या है। आज भी लोग जो है जानवर जो है जाके बांध रहे हैं स्कूलों में, वो जाके जानवर बांध रहे हैं सरकारी दफ्तरों में। आज भी ये स्थिति है, 10 तारीख गुजर गई है। मैं रहता हूँ राजधानी लखनऊ में, लखनऊ में आज भी जो जानवर जो ठीक है, इस पहलू पर भी हम बीजेपी से बात करेंगे, लेकिन जो वोटों की अंक गणित की बात यहाँ पर की जा रही है, जो वोट बैंक की यहाँ पर बात की जा रही है, उस पर दुष्यंत जी मैं आपके पास आना चाहूँ जी। देखिए वही बात कर रहा हूँ कि इशू एक नहीं होता। अब देखिए क्या होता छत्तीसगढ़ में लग रहा था मायावती जी के और योगी जी के गठबंधन से एक जो है बिल्कुल वहां स्थिति बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगी। लेकिन नहीं, जब उनको लगा लोगों को ये कि बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है हमको, तो वो सब कोई जो लिफ्ट नहीं दी वहां पर बीजेपी को जो है गठबंधन को, मायावती जी को और योगी जी के। तो स्थितियां क्या बनती है, अभी चुनाव में 4 महीने बाकी हैं। ठीक है, अगर लगता है लोगों को ये उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जैसे 22% दलित वोटर की बात की जाती है, जिनमें 11% जाटा वॉर भी कही जाती है, जिनमें शामिल होती हैं, तो ये कहा जाता है ये बीएसपी का वोट बैंक रहा है, समाजवादी पार्टी का भी अपना वोट बैंक है। लेकिन बीजेपी ने जैसे कि अभी एक दाव खेला, अब कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले की पूरी तैयारी थी बीजेपी की, जो आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण यहाँ पर दिया गया है, इससे काफी कुछ जो सवर्ण लोग हैं जो वो बीजेपी के साथ में होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या आपको लगता है कि ये अगड़ी जाति जो बीजेपी के पास में, ये सपा बसपा के पास में, ऐसे में कांग्रेस अपना वोट बैंक कहां तराशेगी? देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं। एक तो कांग्रेस ये जाति पाति की और धर्म की राजनीति करती नहीं है। अच्छा, दूसरा, हम इस सब चीज में विश्वास भी नहीं करते हैं। अच्छा, और हम ये सब ध्यान में रख के राजनीति नहीं करते हैं कि हमें किसी विशेष जाति के लिए या विशेष धर्म के लिए काम करना है, क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो सर्वधर्म संभाव वाला मामला है, और हम धर्म निरपेक्षता में, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम संवैधानिक व्यवस्था में ज़्यादा विश्वास करते हैं। अच्छा, तीसरी एक और बात है, अब जो ये चुनाव की जो मुख्य बात आ रही है, उसमें आप सबसे बड़ी बात जो हमको फोकस करना है, वो इस बात पर फोकस करना है कि जो केंद्र में सरकार है उसने अपने टेन्योर में किया क्या है। तो ये जुमले हैं, आप चुनाव से पहले चाहे तो नहीं, लेकिन अभी अमित शाह जी की तरफ से जो कहा गया कि अभी तो ये 10% आरक्षण का है, अभी तो और भी बहुत सारी चीजें निकल के सामने आना बाकी है। मुझे बात पूरी कहने दीजिए, उसके बाद वो आजाद हैं, वो भी कुछ कहें, और आपको चर्चा की आजादी है। ऐसा है कि आप चुनाव से पहले कितनी भी बातें कहें, आपने पिछले चुनाव में भी बहुत सारी बातें कही थी, लोग ये जरूर पूछेंगे भाई आपने जो पिछले बार कहा था उसका क्या हुआ। क्या जो 4-5 मुद्दे मुझे याद हैं, उनमें 4 मुद्दों में था कि भाई 2 करोड़ रोजगार पर एनम देंगे। क्या कुछ रोजगार आए? क्या कुछ इंडस्ट्री लगाई आपने? क्या 15 लाख रुपए खातों में आए? क्या इंक्लूडिंग बंद हुई? या दूसरी इस तरह की जो 5 मुद्दे उनके थे, उन मुद्दों में से लोग जरूर पूछेंगे भाई आपने क्या किया।
देखिए आज की डेट में टोटल तो बीजेपी तो अपने रिपोर्ट कार्ड लेकर चल रही है ना, वो तो अपने कार्यकर्ताओं से भी बोल रही है सभी से कि हाँ हमने जो बातें की थी वो सबको डिलीवर करी है। रोजगार की बात की जा रही है कि हमने रोजगार सृजन पर ध्यान दिया है। बात को पूरा कह देने में ज्यादा अच्छा होता है। अब आप प्रदेश में आइए, 2 साल प्रदेश में हो गए, क्राइम बंद नहीं है, अपराधीकरण प्रदेश में बंद नहीं है। दूसरा, पब्लिक ने रिपोर्ट कार्ड दिया है, जहां जहां चुनाव हुए, इवन जो मुख्यमंत्री हैं उनके गृह प्रदेश, उनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में गोरखपुर में चुनाव हुआ, वहां भी वो हार गए। तो कोई ऐसा अच्छा, और कुछ भी कर पाने में भ्रष्टाचार पूरी तरह चरम पे है उत्तर प्रदेश में। तो आप, क्योंकि ये विषय तो वैसे नेशनल है, लेकिन आपको अगर आप उत्तर प्रदेश पे भी फोकस करते हैं तो सबसे पहले ये बात फोकस करें कि क्या जो कहा था वो किया। तो अभी ये कुछ भी, क्योंकि चुनाव का टाइम है तो अब ये करेंगे, इनके पास बहुत कुछ है पिटारे में, आप ही कह रहे हैं अभी बहुत कुछ निकालेंगे, तो पब्लिक उसको वही बाजीगर का तमाशा ही देखेगी। ठीक है, अभी कौन से नए तीर निकलने बाकी हैं तरकश से और उनका क्या असर आने वाले वक्त में हो सकता है, करेंगे चर्चा। सही मेहमान हमारे साथ मौजूद है और बीजेपी की तरफ से भी हमारे साथ अब देवेंद्र प्रमुख जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है देवेंद्र जी आपका। अब चूंकि आपको कुछ देरी हुई इसलिए अब मैं आपको थोड़ा सा वक्त यहाँ पर देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की बात यहां पर की जा रही है, गठबंधन की बात यहां पर की जा रही है, सपा बसपा साथ में है और एक नारा नया दिया गया है कि बीजेपी का धोखा बोलता है और यह भी कहा जा रहा है कि सपा और बीएसपी का जो वोट शेयर होगा वो बीजेपी पर भारी पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आप मानेंगे इस बात को। देखिए बिल्कुल सही है, लोकतंत्र में अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है और गठबंधन की ऐसी राजनीति है कि गठबंधन किया ही इस तरीके से जाता है कि वार किस तरीके से होगा, अगले आदमी पर जिस पे वार कर रहे हैं उसके बारे में भी सोचना चाहिए और अपने गिरबान में झांक के। अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं सबसे पहले इस गठबंधन का, क्योंकि हमें याद दिलाता है ये गठबंधन कि हमारे यहाँ जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो चीज आज साबित होने जा रही है। ये जो गठबंधन है ये ऐतिहासिक गठबंधन होने जा रहा है। इतिहास का एक काला दिवस वो था जब बहन जी और समाजवादी पार्टी का लखनऊ में एक ऐसा गठबंधन हुआ था कि उनकी जान नहीं बची थी और बहन जी ने बड़ी मनुवादियों के खिलाफ और बड़ी बड़ी ताकतों के खिलाफ दलित भाइयों के बीच में जाकर रोई थी और रिक्वेस्ट की थी कि मेरे समाज के साथ, दलित की बेटी के साथ इतना जुल्म हुआ है। आज बहन जी शायद दलित समाज को सीधा सीधा धोखा दे रही है इस गठबंधन को कर। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी हम तो तैयार हैं चुनाव के लिए। ये तो 2 पार्टियों का गठबंधन है, पूरे देश में सारी पार्टियां इकट्ठी होकर गठबंधन कर रही हैं और सारी देश की जनता जानती है कि गठबंधन का जवाब देने के लिए हमारे पास ऐसे योद्धा हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। जिस तरीके से महाभारत में अकेले तो देवेंद्र सारे योद्धाओं ने घेरने की कोशिश की थी, हो गया क्या? मैं बता देना चाहता हूं कि सब लोग एकजुट हो जाओ, उसके बाद भी हम ही जीतेंगे और हम ही जीतेंगे, हम ही सिकंदर बनेंगे। लोकतंत्र में जीत हार की बात तो जनता के हाथ में है। हाँ। मैं वो दावा नहीं करता, लेकिन तो लोकतंत्र में कि सब एक हो जाएं, हम अकेले लोकतंत्र में एक होने की बात, जो मैं सपा और बसपा के गठबंधन को मुझे जो है आज कहने में बड़ा मुझको मन से भी दुख हो रहा है। मैं अपनी तरफ से भी कह रहा हूं कि बहन जी ने ऐसा क्या देखा, बहन जी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उसे ऐसी पार्टी के साथ जाना पड़ा कि अब से कुछ दिन पहले उसने मनुवादी या जितनी ताकत या दलित की बेटी के खिलाफ जितनी चीज इसी पार्टी से तो उठाई थी। आज बहन जी जहां भी हैं, जिस भी मुकाम पर पहुंची, एक तर्क है सपा से हमने पूछा इस बारे में, उनका सीधा सा तर्क ये है कि देश में जिस तरह से तानाशाही हो रही है, हालात बिगड़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए किया जा रहा है। इससे बड़ी तानाशाही कभी नहीं हुई कि जिस आदमी की जान पे जारी हो, जिसकी इज्जत जारी हो, वो चीज आज भूल गई इतनी जल्दी। आज ऐसी नौबत नहीं है। देवेंद्र जी, लगता है कल के देश में इतनी अच्छी सरकार चल रही है कि देश नहीं विदेशों में भी चर्चा है माननीय नरेंद्र मोदी जी की और इस सरकार की भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से भारत के लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को चलाने का काम। कल पीएम मोदी के भाषण को लगता है पूरी अच्छी तरीके से देखकर आए हैं, जो उन्होंने कहा था कि राजनीतिक फायदे के लिए गेस्ट हाउस कांड भी यहां पर भूल गए। वही बात बार बार उठाई जा रही है। रतन सेन सिंह जी, सीधा सवाल आपसे यहां पर किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्या हुआ आखिर? वो सारी चीजें यहां पर बुला दी गई और उसके बाद समीकरण अब कुछ और बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, सब लोग एक हो जाए, बीजेपी बोलती है हम अकेले काफी हैं। अच्छा, देखिए मुझे हंसी आ रही है। देवेंद्र प्रमुख जी बहुत शरीफ इंसान है, मैं बहुत ही इज्जत से बात करूंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, 46 पार्टियों का गठबंधन करके जिन्होंने पाकिस्तान परस्त कहने के बावजूद महबूबा मुफ्ती तक से गठबंधन किया, जिन्होंने थाल सामने से खींच लेने के बावजूद, बुरी तरह से अपमानित करने के बावजूद नीतीश कुमार की गोद में जाके बैठ गए, वह लोग हम लोगों को बता रहे हैं। देखिए डर है हिमांशु जी, ये जो भय है, ये 46 पार्टियों के गठबंधन को ये गौड़ करके सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को बड़ा बहादुर बता रहे हैं।
जो कि अभी डबल इंजन की सरकार से 5 जगह पे बुरी तरह से परास्त हुए हैं, इनके हारने का सिलसिला शुरू हो गया है। और अभी हमारा तो गठबंधन हुआ भी नहीं है हिमांशु जी, हमारा तो गठबंधन हुआ भी नहीं है। और ना हम लोग आज गठबंधन पे बात करने के लिए आपके चैनल पे बैठे हैं, हम तो आज बात करने के लिए बैठे थे कि हमारे नेता की चौपाल पर हमारे नेता ने क्या काम किए हैं और भारतीय जनता पार्टी के मोदी और योगी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने किस तरीके से धोखा दिया है, मैं उस पर ही बात करना चाहता हूं। लेकिन अगर देवेंद्र प्रमुख जी की पार्टी को इतना डर लगा रहा है तो इनको मैं बताना चाहता हूं कि बिना गठबंधन के इनको ममता बनर्जी ने हराया, बिना गठबंधन के इनको बीजू पटनायक ने हराया, बिना गठबंधन के इनका कहीं खाता नहीं खुला तमिलनाडु में। वो तब नहीं हुआ जब मोदी जी की हाहाकार मचा हुआ था। आज तो मोदी जी की पोल खुल गई है, इनकी असलियत सामने आ गई है। आज की स्थिति है देवेंद्र प्रमुख भाई कि आपके प्रति जनता के मन में क्षोभ, क्रोध, गुस्सा और धोखे का भाव पैदा हो गया है। ऐसी स्थिति में अगर किसी पार्टी का गठबंधन हो रहा है तो आपका डरना और इस तरह से थरथराना काफी है। और आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी कहा था कि सपा और कांग्रेस के गठबंधन होने के बावजूद इन्होंने 325 सीटें जीत लिया था उत्तर प्रदेश में। हाँ। तो देवेंद्र प्रमुख जी, आप तो बहुत अनुभवी आदमी हैं, आप बताइए कि अगर दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और सर्व समाज का गठबंधन जो होने की संभावना है, कल उसका पता चलेगा। उस संभावना मात्र से क्या नहीं रतन सेन जी, लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या वो लोग अभी भी आपके साथ हैं जो आप दावा कर रहे हैं, जिनके साथ आप नहीं क्या वो लोग अभी तक आपके साथ हैं जिनका आप लोग दावा कर रहे हैं? पिछले काफी वक्त से उनके वोट तो आपको मिले नहीं है कि जो हुआ सावन के अंधे को फिर मैं इसी पर। रतन सेन जी, आप भले ये बोल रहे कि सावन के अंधे को सब हरा हरा नजर आ रहा है, लेकिन आप जिनका अपने साथ होने का दावा कर रहे हैं, क्या वो आपके साथ में है? हाल ही में देखा है बीजेपी यूपी में गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलितों को अपने साथ मिलाने में कामयाब रही है, ये बात आपने देखी है। और सत्ता में आने के बाद दलित और ओबीसी जातियों में हिस्सेदारी भी बनाई है यहां पर। और अभी जो बातें निकल के सामने आ रही है कि ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण को भी बीजेपी 3 कैटेगरी में बांटने की रणनीति पर काम कर रही है। तो काफी कुछ ऐसे जो मैंने बताया था ब्रेक पे जाने से पहले कि तरकश से तीर अभी निकल रहे हैं, और उसके बाद इधर से उधर, उधर से इधर कौन कहां जाएगा वो समझ नहीं आएगा। तो आपका जो कोर वोट बैंक आप लोग बोल रहे हैं कि वो साथ में है, क्या वो साथ में रहेगा? देखिए हिमांशु जी, इसको बहुत शांति से मैं बताऊंगा, 1 मिनट लगेगा। देखिए, क्या मोदी जी और इनकी सरकार को 4 साल पहले नहीं पता था कि सवर्णों में गरीब होते हैं? क्या इन्हें नहीं पता है कि जो अधिकार देने की बात कर रहे हैं, इनके नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भी यही कोशिश करी थी। ये लोग वही कोशिशें कर रहे हैं जिन कोशिशों को सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय बुरी तरह से खारिज कर चुका है। ये इस स्थिति में आ गए हैं कि हम तो देखो भाई, ये झुंझुना लेकर के अभी कोई सांसद गए हुए थे। देखिए अगर इसकी पेचीदगी में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के सामने आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें निकल के सामने आ जाएंगी। 50% को छुआ नहीं जा रहा, उससे अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम लोगों के बीच में जा क्या रहा है, आम लोग किस तरह से देख रहे हैं, ये एक बड़ी बात है ना। और इसको लेकर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपको नहीं लगता जो वोट बैंक का आप दावा कर रहे हैं कि नहीं वो शुरुआत से आपके साथ था, लेकिन इसकी क्या गारंटी है वो अभी भी आपके साथ है? हिमांशु जी, मैं तो कह रहा हूं, आप ही के चैनल पे मैं बैठा था, यहां पर जो विशेषज्ञ थे उनमें सभी लोग फॉरवर्ड बैठे थे जिस दिन इन्होंने 10% आरक्षण की बात करी थी। सब ने कहा कि ये जुमला है, ये धोखा है और ये पूरी तरह से जो सवर्ण। देखिए एक बात और कहूंगा हिमांशु जी, बात बीच में आ गई है कि देखिए, आप इस बात को जानते भी होंगे, पूरा देश जानता है कि एक बड़ा वर्ग सवर्णों का, वो बहुत बड़ा प्रतिशत जिसने भाजपा को वोट दिया था 2014 में भी 2017 में भी, वो वोट बैंक इनका भाग रहा था, उसको रोकने की कोशिश। अब आप समझिए, इनके मूल में खोट है, इनके साथ कोई नया जुड़ा नहीं है, इनके मूल में खतरा है। उस खतरे से बचाने के लिए जो जमानत जब्त होने को, चलिए एक जवाब यहाँ पर देना चाह रहे हैं दुष्यंत देवेंद्र जी, उसके बाद फिर मैं आगे जाता हूँ। हाँ देवेंद्र जी बोले, आता हूँ। ठीक है हिमांशु जी बता देना चाहता हूँ आपको, रतन जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बिल्कुल तरीके से उन्होंने बात की है, हमारी सब चीज को उंगलियां उठा रहे हैं। जब हम लोग बोलते हैं तो इन्हें बड़ा बुरा लगता है, और हम तथ्य के साथ बोलते हैं हमेशा।
हम बिगड़ तथ्य की बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता होगा, आप देख लीजिए, तथ्यहीन बात नहीं करता, वो कोशिश करता है कि तथ्य पर रहे। हम अपनी बात जो है तरीके से इसलिए कर रहे हैं कि जो है सवर्ण की बात करते हैं, कभी ये दलित की बात करते हैं, कभी ये ठाकुर की बात करते हैं, कभी ये ब्राह्मण की बात करते हैं। हमने ये बात की नहीं है 4 साल में आज तक, और आज 4 साल के कार्यकाल पर आप हमारी उंगली उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अब से पहले आप पूर्ण बहुमत की सरकारें बना चुके हैं यूपी में। क्या आप लोगों ने किया सवर्ण के लिए, क्या आप लोगों ने दलित के लिए किया? सिर्फ आप लोग राजनीति करते हैं, वो करते हैं जाति और धर्म की और अपनी क्षेत्रीय पार्टियों को बचाने के लिए, और हम राजनीति करते हैं राष्ट्रीय और देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए। चाहे वो दलित का मामला हो, चाहे वो सवर्ण का मामला हो, चाहे वो ओबीसी का मामला हो, जो भी डिसीजन हुए हमारे वो बिल्कुल सॉलिड हुए हैं। और ये जो 10% आरक्षण दिया है, ये लोग सोच भी नहीं सकते थे कि 64 साल में इन लोगों ने इस देश का क्या हाल किया है, और 4 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उनकी कैबिनेट ने जो सुधार इस देश में किया है, लेके वो कोई भी योजना हो, चाहे वो गरीबी रेखा से नीचे लोग रह रहे हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री बीमा योजना हो, या किसानों का मामला हो, हमने हर क्षेत्र पे हर कमी को इस देश की को दूर करने का काम किया है, और इसके साथ साथ अपनी सीमाओं को मजबूत करने का काम किया है। सबसे बड़ी बात हम हर जगह जो है गठबंधन की बात बता देना चाहता हूँ। गठबंधन की बात बताइए। मैं गठबंधन की बात ये बता देना चाहता हूँ कि हम बहन जी पे उंगली नहीं उठा रहे। हमें समाजवादी से कोई गुरेज नहीं, गठबंधन से हमें कोई गुरेज नहीं। लोकतंत्र में गठबंधन का अधिकार है सबको, आप कर सकते हैं जहां आपका मन मिले, लेकिन जनता के सामने जब आप जाओगे तो मैं समझता हूं कि वहां आपके पास सत्य होना चाहिए, क्योंकि जनता बहुत समझदार है। अरे तो जनता के साथ में गए हैं ना गठबंधन करके, गोरखपुर में, फूलपुर में, गोरखपुर में, फूलपुर में गए हैं गठबंधन करके, जनता ने समर्थन दिया है। नहीं देवेंद्र जी, आपने पूछा कि क्या होगा अगर जाएंगे, जनता के सामने सत्य होना चाहिए। जनता के सामने गठबंधन करके गए हैं, वहां जीते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप मेरी बात सुनिए प्लीज, मैंने आपकी बात सुनी है कि हम गोरखपुर में भी गए, फूलपुर में भी गए, हम सब जगह गए हैं और आगे भी जाएंगे, और हमने मंथन भी किया है। जनता को मैं ये बता देना चाहता हूं कि जनता आपके बीच में जो है सारा सर्वोपरि है, कोई भी राजनेता जनता से बड़ा नहीं है। जनता जो डिसीजन करती है बड़ा सोच समझ के करती है। ये जो गठबंधन हुआ ना सपा बसपा का, ये बड़ा तथ्यहीन गठबंधन है, ये जनता के गले नहीं। लेकिन जनता ने स्वीकारा नहीं, क्यों स्वीकार दिया? चाहिए बताइए, गोरखपुर आपका गढ़ था, गोरखपुर आपका गढ़ था, क्यों स्वीकारा जनता ने? क्यों स्वीकारा जनता ने, ये बताइए। बता देना चाहता हूं, देखिए उसमें भी बता देना चाहता हूं कि उसमें इन लोगों के साथ कांग्रेस का भी गठबंधन था। कांग्रेस का वहां पर हुआ क्या? नहीं, कांग्रेस का कितना वोट बैंक? ये तो वक्त देखिए, गठबंधन यही तो सच्चाई है कि एक तरफ आप कहते हैं कि कांग्रेस में दम नहीं है, दूसरी तरफ कहते हो कि कांग्रेस की भी सरकार नहीं बन सकती। तो आप एक ही चीज ये तय कर लेना कि आप में दम है, सपा में दम है, बसपा में, कांग्रेस में। पहले ये लोग अपनी अपनी ताकत। तो आप ये नहीं मानेंगे कि सपा बसपा अगर वहां पर मौजूद हुए, एक साथ हुए, तो इसीलिए बीजेपी के आरोप कोई गोरखपुर जो कहा जाता है कि भैया गढ़ सीएम योगी आदित्यनाथ का, मुख्यमंत्री अपना गढ़ हार गए। हम तो फिर कह रहे हैं, हमें इस गठबंधन से कोई गुरेज नहीं है, हमें इस गठबंधन से कोई सोचने की जरूरत नहीं है। हम जनता के बीच में हैं और लोकतांत्रिक तरीके से हम दोबारा सा इतिहास रचेंगे, जैसे हमने पहले भी रचा था, उसको बढ़ाने का काम करेंगे, न कि घटाने का काम करेंगे। इरफान मलिक जी, आप कांग्रेस के समर्थन की बात यहां पर कह रहे थे, लेकिन देवेंद्र जी कह रहे हैं कि इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अकेले लड़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से लड़ेंगे, जनता डिसाइड करेगी। लेकिन फिर भी आपकी पार्टी का स्टैंड यहां पर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग तो दावा कर रहे हैं कि बिना शिवपाल जी के, बिना ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के कोई गठबंधन बन ही नहीं सकता। शुरुआत आप लोग कर नहीं रहे हैं, लेकिन इंतजार भी आप इंतजार कर रहे हैं कि ठीक है कोई आएगा, कोई अच्छा सा सुझाव लेकर आएगा, उसके बाद आप तय करेंगे। देखिए देवेंद्र जी, पहली बात मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो ये गठबंधन की बात, ये खुद गठबंधन और एक दो नहीं 40 दलों के साथ गठबंधन में है। गठबंधन में हमें कहां एतराज है आपके? हमें कहां एतराज है आपके गठबंधन में? हमें तो दिक्कत राजभर जी रोज गाली बकते हैं इनको, राजभर जी रोज गाली बकते हैं, अनुप्रिया पटेल रोज आंख दिखा रही हैं, ये अपने लोगों को कर रहे हैं। फिर भी साथ में तो है ना, जहां तक रहा आप अपना स्टैंड थोड़ा क्लियर करिए ना मलिक साहब। हम मलिक साहब से पूछना चाहते हैं कि महागठबंधन का हिस्सा है सपा बसपा या नहीं है? नहीं, ये शिवपाल जी के साथ में है, ये उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी को छोड़कर बाकी सभी सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर चुकी है। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेंगे, तो उसमें हम भी गठबंधन में जा सकते हैं।
अगर हमको सम्मानजनक तरीके से बुलाया गया गठबंधन में, और तो बिल्कुल गठबंधन में शामिल है। कौन नहीं चाहता? शिवपाल जी ने अभी कल बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके किसी भी दल के साथ जो समान विचारधारा के लोग हैं उनके साथ गठबंधन में जाया जा सकता है सम्मानजनक तरीके से। ठीक है, लेकिन जहां तक बात मैंने पहले भी कहा था और फिर मैं कह रहा हूं इस बात को कि कांग्रेस के बगैर देश में कोई भी गठबंधन की बात करना, मुझे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर हो रहा है इरफान जी कि आप शिवपाल जी के साथ में या फिर यहाँ पर आप राज बब्बर जी की तरफ से बोलने आए मेरे को, क्योंकि आप कांग्रेस की बार बार बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि शायद कांग्रेस की बात यहाँ पर। इसलिए कह रहा हूँ कि ये हकीकत मैंने तो आपको ये बात कहा ना। हाँ ठीक है, यानी आप कांग्रेस की बड़ी अहम भूमिका यहाँ पर मानते हैं, यानी एक तरह से सपा और बसपा को भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस की अहमियत को समझें, मतलब इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि सपा और बसपा से आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस की अहमियत को समझे, इस तरह से दरकिनार ना करे, खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एक सवाल मैं आसिफ सिद्दीकी जी आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही है कि लगभग बात सारी फाइनल हो चुकी है, हालांकि रतन सेन जी शायद इस बात को ना माने, लेकिन जो बातें निकल के सामने आ रही है कि हाँ किस तरह से सीटें लड़ी जाएंगी ये तय हो गया है। समाजवादी पार्टी 35, बीएसपी 36 और राष्ट्रीय लोकदल की 3 सीटों की बात यहां पर की जा रही है। इससे पहले भी कहा जा रहा था राष्ट्रीय लोकदल 3 सीटों पर, लेकिन आज जो चर्चाएं निकल के सामने आ रही है राष्ट्रीय लोकदल भी कह रही है कि भाई सम्मानजनक सीटें यहां पर मिलना चाहिए, 6 सीटों की बात यहां पर कर रही है। तो ऐसे में ये तालमेल बिठाना कितना मुश्किल हो सकता है? नहीं देखिए, जो बातचीत तो हो चुकी है और लोकदल भी ये बात जानता है कि उसकी स्थिति प्रदेश में क्या है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें हैं जिस पर उसका प्रभाव है, और गठबंधन के बिना जो है उसे वहां उसको जीतना जो है अब आसान काम नहीं है। ये बात हुई है 2014 में, आपके लिए भी आसान नहीं है। इसमें राष्ट्रीय लोकदल की कौन सी बात है? नहीं वरिष्ठ पत्रकार है, ये दबाव की राजनीति होती है। सपा बसपा और लोकदल के बीच में जो बातचीत चल रही होगी। कल जयंत जी मिले थे अखिलेश जी से और बातचीत उनकी हुई, सीटों को उन्होंने कहा तय नहीं कितनी है, लेकिन गठबंधन जो है हो गया है, तय हो गया है। सिद्दीकी जी आज जो निकल के सामने आया, चौधरी साहब की तरफ से कहा जा रहा था नहीं सम्मानजनक सीटों की बात की जा रही थी, और जो खबरें निकल के सामने आ रही, और आप जानते हैं कि सूत्र कैसे रहते हैं, 5 से 6 सीटों की बात यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल कर रहा है, मांग कर रहा है 5 से 6 सीटों की। नहीं, हमको तो नहीं लगता कि 6 सीटें मिलेंगी। वो 3 सीटें दे रहे हैं, हो सकता है 4 हो जाए, 4 हो जाएं, तो इतने पर जो है। और लोकदल भी ये बात समझता है कि उसके लिए जो है आसान नहीं है कोई नए गठबंधन में जाना, बीजेपी के साथ जाना। आज की डेट में वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकता, तो उसकी मजबूरी है या तो कांग्रेस के साथ जाए या इन लोगों के साथ आए। तो सपा बसपा के साथ जाने की उम्मीद उसके जो है अधिक है। एक बात मैं कहूंगा जो आपने उठाई थी अभी कि हमारे मीडिया में 2 टर्म चलते हैं, मास्टर स्ट्रोक और सोशल इंजीनियरिंग। मैं इन 2 चीजों को मैं बिल्कुल विश्वास करता ही नहीं हूँ। मास्टर स्ट्रोक राजीव गांधी ने जो है पंचायत राज व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन किया था। कहा था अभी तो बिल्कुल जो है मास्टर स्ट्रोक है, कांग्रेस पार्टी स्वीप करेगी, और उसकी चर्चा ही नहीं हुई थी। आज हम बात कर रहे हैं सवर्ण आरक्षण जो है मास्टर स्ट्रोक है। आप देखिए अगर तो 8 लाख की आमदनी, 65,000 प्रति माह की आमदनी वाले को सवर्ण को आप आरक्षण दे रहे हैं। कितने लोगों की आमदनी होती है? 90% सवर्ण जो है वो कवर हो रहे हैं इसके अंदर। 90% को आप दे रहे हैं कितना आरक्षण? 10%। 54% ओबीसी को दे रहे हैं आप 40% आरक्षण। 44% जो है दलित को आप दे रहे हैं 22% आरक्षण। तो 90% जो है सवर्णों को आप दे रहे हैं, जो इसमें कवर हो रहे हैं, उनको आप दे रहे हैं 10% आरक्षण। मेरी बातचीत हो रही है लोगों से पिछले 2 दिनों से, मैं आमतौर से महसूस कर रहा हूं। देखिए ये वो वर्ग है तो पढ़ा लिखा वर्ग है, तो बुद्धिजीवी है, चुनाव समझता है, बैठ के जोड़ता है कागज को ऊपर, और इसमें से कोई भी सवाल मुझको नहीं लगता कि वो जो है संतुष्ट लग रहा है जो 10% आरक्षण मिल रहा है। तो कोई मास्टर स्ट्रोक जो है ये बीजेपी का है, इसको मैं मानने को तैयार नहीं हूं। वही कह रहा हूं कि अभी इश्यूज जो है, चुनाव के इश्यूज क्या होंगे, ये इश्यूज बनेंगे, ये तय करेंगे चुनाव की अगली जो है क्या परिणाम आएंगे। अच्छा, अभी कोई इशू जो है चुनाव का नहीं बना है। रतन सेन जी, एक जवाब मैं आपसे भी लेना चाहूंगा इसके बारे में, तो मैं बीजेपी से बात करूंगा कि मास्टर स्ट्रोक साबित होगा कि नहीं होगा, लेकिन रतन सेन जी जो सीट शेयरिंग की बात यहाँ पर की जा रही है, पहली बात तो ये कि अखिलेश जी भी पहले बोल चुके हैं कि ठीक है हम झुकने को भी यहाँ पर तैयार है क्योंकि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करता है। दूसरी बात, राष्ट्रीय लोकदल की जो अब सीटों की मांग की जा रही है, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर अब स्वार्थ निकल के सामने आएगा? जिनकी जगह उतनी नहीं है उससे ज्यादा सीटें वो मांग रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल, तो ऐसे में उनको भी मनाने में थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं आप लोगों को।
हिमांशु जी, ये जो आपका प्रश्न है वो मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर का प्रश्न है। अच्छा जी। ये कल 12 बजे के बाद जब आप लोगों को जो आमंत्रण मिला है, जो आप चिट्ठी बार बार आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, उस पत्र के आधार पर जब आपके लोग वहां पर जाएंगे तो उसका उत्तर वहीं पर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी दे देंगे। मतलब अभी आप कोई पत्ते नहीं खोलेंगे, अभी आप कुछ नहीं बोलेंगे इस पर? हम तो आपसे पहले ही कह चुके हैं कि इसका जो समय पर आपको जानकारी मिल जाएगी, और वो समय कल आ रहा है, और अब 24 घंटे भी नहीं बचे हैं। वो जो हम घबराने की बात और चिंता करने की बात देवेंद्र प्रमुख जी के लिए है, आप लोगों को तो अच्छी खबरें मिलेंगी। बिल्कुल, सब इंतजार कर रहे हैं कि जानने को बड़े उत्सुक है कि भैया क्या कुछ अच्छी खबर निकलने को सामने आ सकती है। देवेंद्र जी, कल सबके लिए अच्छी खबर होगी, लेकिन बीजेपी के लिए कुछ उदास भरी, मतलब चिंता करने वाली। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ स्पष्ट बिल्कुल कि हो सकता है कि आपके हिसाब से ना हो, लेकिन हमारे हिसाब से, हमारे आंकलन के हिसाब से हमारे लिए सीजन की और 2019 से पहले सच्ची और सबसे अच्छी खबर यही है जो कल मिलेगी। अच्छा, हम भी चाहते हैं कि जनता के सामने जिस तरीके से हमने 4.5 वर्ष में जो परफॉर्मेंस हमने और हमारी पार्टी ने किया है, उसके जवाब में हमें क्या मिलना है। देखिए, फिर हम वो ये गर्व की बात है उसको कह सकते हैं कि हम सारा डिक्लेयर कर रहे हैं, आप अहंकार भी मत कहना। हम चाहते हैं कि हमने कितना काम किया है, किस तरीके से लोगों ने हमें गले लगाना है, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। और ये जो गठबंधन आया ना, फिर मैं वहीं आ जाता हूं कि इसमें जो बू आ रही है, इसमें जो दिक्कत आ रही है, वो ये आ रही है कि कल तक जो लोग मनुवादी और जो बात चल रही दलित की बेटी का अपमान और उसकी जान और उसका सम्मान, उसका जवाब दे दिया, होने जा रहा उसका जवाब दे दिया। आज वो एक साथ बोल चुके हैं, जब वो एक साथ बैठकर कॉन्फ्रेंस करेंगे दुनिया के लोगों के, पूरे देश के लोगों के सामने, तो उस पर सवाल उठेगा, उस पर निश्चित सवाल उठेगा निष्ठा पर। नहीं, देवेंद्र जी, इन परिस्थितियों में नहीं, इस गठबंधन की परिस्थितियों में फूलपुर, कैराना और नूरपुर आप क्यों हारी? मैं फिर बता देता हूं, सिद्दीकी जी, उसमें कांग्रेस आप लोगों के साथ थी और कई पार्टियां आप लोगों के साथ थी, आप उन्हें आज बाहर कर चुके हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फूलपुर दोहराने की कोशिश नहीं, फूलपुर 2014 याद दिलाएगा आपको, देख लेना, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। नहीं, इसे बिल्कुल नकारता हूं मैं, बिल्कुल। आप फूलपुर की जिक्र अगर करना चाहते हैं तो फूलपुर जैसी स्थिति अब नहीं है, स्थिति बदल चुकी है। सपा बसपा का गठबंधन अब स्पष्ट हुआ है। उस समय कांग्रेस के साथ थे ये लोग और सहयोग के रूप में थे ये लोग, आज सामने आए हैं ये लोग। आपकी स्थिति वही है जैसे हिमांशु जी, मैं देवेंद्र प्रमुख जी को बात क्लियर कर दूं कि सुतुर मुर्गों की तरह आप जिस तरीके से भाग रहे हैं और बालू में सिर छुपा के समझ में नहीं आ रहा है, हम कहाँ भाग रहे हैं, हम कहाँ भाग रहे हैं। देखिए साहब, चुनावी माहौल है, रेस लगी हुई है, भागने का काम हर कोई कर रहा है, मजबूती से कहा भागने का काम हर कोई कर रहा है। एक मिनट देवेंद्र जी, रुकिए। देखिए, चुनावी माहौल है रतन सेन जी, सब लोग अपने लक्ष्य के लिए भाग रहे हैं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए हर कोई भाग रहा है। कोई तेज स्पीड से भाग रहा है तो कोई धीरे धीरे भाग रहा है। एक मिनट दुष्यंत जी, कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा। सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। देखिए, कल सपा बसपा की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर हो जाएगी। बीजेपी तो लगातार अपनी जान फूंकने में लगी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात, कांग्रेस का स्टैंड उत्तर प्रदेश में कब वो भूमिका सक्रिय नजर आएगी कि हाँ, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर होगा कि हाँ, हमारी तैयारी ये चल रही है? बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपको याद आया कि मैं भी यहाँ हूँ। दूसरी ही, ऐसा जो चर्चा चल रही थी, उस चर्चा में कई सारी बातें इलेक्शंस में काउंट होती हैं। सबसे पहले जो 2014 में 26 मई को ये सरकार बनी, तो सरकार बनने के 8 दिन बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू से लेके और कटरा तक की एक रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। मैसेज गया जी, और उन्होंने बोला हमने देश को ये लाइन दे दी। तो मेरा कहने का अर्थ इस बात को ये है कि जो सरकार है, उस सरकार को सबसे पहले वो याद करना चाहिए कि उसने वादे क्या किए जनता के साथ में, और उन वादों में कितने वादे उनके पूरे हुए। दुष्यंत जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो जान आपके अंदर, हाँ, वो कब आएगी वापस? प्लीज आप ये बताइए मुझे, या तो आप कहने का आप बोले ही ना, तो मैं कुछ बोला ही नहीं। आप बोलिए, आप मुझे कहने तो दीजिए ना। उत्तर प्रदेश मुद्दे पर आइए, मैं वहीं आऊंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें, पानी काफी निकल गया है, काफी बह गया, तो मुझे कुछ कहने तो दीजिए, बोलिए, तो आने दीजिए। तो क्या 8 दिन में जम्मू से लेकर कटरे तक की लाइन बन गई? क्या 65 साल का जो आप जिक्र करते हैं, तो 65 साल में जो हुआ, उसमें तो जो आरबीआई में हुआ, आरबीआई के जो चेयरमैन चले गए, गवर्नर साहब चले गए, किस तरह के हालात में रिजाइन करके गए। अब सीबीआई के भी गवर्नर चले, सीबीआई के भी डायरेक्टर चले गए। एक खाली मैं समझ, कभी सीबीआई, कभी आरबीआई,
और कभी दुष्यंत चर्चा दूसरे पर विराम लगाना, इसीलिए मैं अगर आपसे चाह उनको रहा हूं कि डैमेज आप ये करने के बताएं कि अलावा, उत्तर प्रदेश सुनिए में ना, आपकी बात सक्रियता कब नजर बात आएगी? सुनिए, सिवा इंस्टीट्यूशंस को डैमेज करने के अलावा कुछ नहीं हुआ है सरकार में। मेरे को चर्चा पर विराम दूसरा लगाना, इसलिए मैं ऐसा पूछ रहा है, हूं, उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, हाँ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बड़ी पार्टी है और हम समान इच्छा वाले, समान जो सोच वाले दल हैं उनका सम्मान करते हैं। हम किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं कहेंगे और जो भी स्थिति है अभी थोड़ा और वेट कीजिए। ठीक है, समान विचारधारा वाले, समान सोच वाले कांग्रेस को तवज्जो देते हैं और जैसा भी होगा वो अपना आपके सामने आएगा जल्दी। यहाँ पर कांग्रेस कर रही है कि जो जिनकी कांग्रेस की नजर में जो समान विचारधारा वाले, समान सोच वाले जो राजनीतिक दल हैं, वो कांग्रेस को कब कहते हैं कि भैया आइए आप भी हमारे साथ शामिल होइए। इस बात का इंतजार कांग्रेस कर रही है। वो इंतजार कब पूरा होगा अब ये कांग्रेस जाने। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लोकतंत्र में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहें एपीएन के साथ। नमस्कार।